नमस्कार दोस्तों, कुमार कोचिंग चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर जैसा कि हमने वादा किया था कि हम इस चैनल पर साइंस को एक साथ लेकर चलेंगे। साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा बायोलॉजी एक साथ पढ़ाएंगे, जिसमें फिजिक्स की क्लास तो ऑलरेडी चल रही है। इसमें आज से केमिस्ट्री की क्लास भी शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, केमिस्ट्री की इस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे कि अम्ल क्षार क्या होते हैं और इनकी पहचान कैसे की जाती है। यानी कि कोई भी पदार्थ या कोई भी विलयन क्षारीय है या अम्लीय है, ये जो इंडिकेटर्स होते हैं, संकेतक होते हैं, जिनसे ज्ञात किया जाता है कि कौन से पदार्थ या कौन से विलयन क्षारीय है या अम्लीय है, उनको बताएंगे। तो आओ जानते हैं इस क्लास में। तो सबसे पहले रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के पिता लेवासिय को कहा जाता है, यानी कि आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता, आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता या विज्ञान का जनक लेवासिय, लेवासिय को कहा जाता है। आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता लेवासिय को कहा जाता है। अब देखते हैं अम्ल तथा क्षार, एसिड तथा बेस। अम्ल क्या होते हैं? जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं या प्रोटॉन देते हैं, उन्हें अम्ल कहा जाता है। और जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन OH ऋणायन देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? क्षार कहा जाता है। या हाइड्रोजन आयन को ग्रहण करते हैं, उन्हें क्षार कहा जाता है, बेस कहा जाता है। जलीय विलयन क्या होता है? जैसे जलीय विलयन नमक का पानी के साथ घोल, चीनी का पानी के साथ घोल, नींबू का पानी के साथ घोल, ये सब जलीय विलयन कहलाता है। यानी कि जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और जो जलीय विलयन में OH आयन यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उन्हें क्षार कहा जाता है। तो इनकी पहचान करने के लिए कि कोई भी पदार्थ या कोई भी जलीय विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, इसका मापन करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कुछ संकेतकों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें सार्वत्रिक संकेतक कहा जाता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स कहा जाता है, जिन्हें सार्वत्रिक संकेतक यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर्स कहा जाता है। कुछ यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जैसे मिथाइल ऑरेंज, लिटमस पेपर या लिटमस विलयन, और जैसे कोलथोप हो गया, हल्दी हो गई, ये सब किसी भी विलयन को अम्लीयता क्षारीयता ज्ञात करने के लिए या उनका मापन करने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए कुछ संकेतक होते हैं कि संबंधित सॉल्यूशन या विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज की। मिथाइल ऑरेंज यह एक कृत्रिम संकेतक है, यानी कि जो प्रयोगशाला में बनाया गया संकेतक है, ये मिथाइल ऑरेंज वो कृत्रिम संकेतक है। इसके आधार पर भी अम्लीयता तथा क्षारीयता ज्ञात की जा सकती है। कैसे? आओ जानते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज, यदि विलयन पर या मिथाइल ऑरेंज पर कोई विलयन की बूंदे डालने पर और वो लाल हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है, तो कहा जाएगा कि विलयन अम्लीय है, कहा जाएगा विलयन अम्लीय है। यानी कि मिथाइल ऑरेंज पर मान लिया नींबू की कुछ बूंद गिर दी, डाल दी, तो वो लाल रंग में बदल जाएगा, यानी कि कहा जाएगा कि नींबू अम्लीय प्रकृति का है। यदि
मिथाइल ऑरेंज पर कुछ विलयन, जैसे टूथपेस्ट हो गया यानी दंत मंजन के कुछ बूंदे डाल दी, ठीक है, अगर डालने से पीला रंग हो जाता है, पीला रंग हो जाता है, तो कहा जाएगा कि विलयन क्षारीय है। तो विलयन क्षारीय है, यानी कि मिथाइल ऑरेंज से ये ज्ञात किया जाता है कि कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। या फिर कास्टिक सोडा NaOH या फिर बेकिंग सोडा, खाने के सोडे पर अगर मिथाइल ऑरेंज या मिथाइल ऑरेंज को डाल दिया जाए तो पीले रंग में बदल जाता है, तो कहा जाता है कि क्षारीय है। तो ये तो मिथाइल ऑरेंज ज्ञात करता है। अब आओ लिटमस पेपर पर। लिटमस पेपर या लिटमस विलयन, लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है? सबसे पहले तो आप लिटमस के बारे में जानें कि लिटमस होता क्या है। लिटमस पादप जगत यानी कि पौधों के वर्गीकरण में एक जगत होता है, एक उपसमूह होता है थैलोफाइटा। एक समूह होता है थैलोफाइटा। मैं बायोलॉजी की बात कर रहा हूं। इस थैलोफाइटा के अंतर्गत ये जो पौधे के वर्गीकरण में जो उपजगत है जिसे बांटा गया है, पौधों को बांटा गया है थैलोफाइटा, इसमें शैवाल यानी एल्गे, कवक यानी फंगी तथा जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है इस थैलोफाइटा उपजगत के अंतर्गत। इसमें इस समूह में एक पौधा होता है लाइकेन, एक पौधा होता है लाइकेन या लीचेन। कौन सा होता है? लाइकेन। तो इस थैलोफाइटा के अंतर्गत एक पौधा होता है लाइकेन। यह लाइकेन शैवाल यानी एल्गी तथा कवक के बीच में, यानी कि ये जो शैवाल तथा कवक ये आपस में मिलकर एक सहचार्य यानी कि भाईचारे का जीवन जीते हैं। यानी कि शैवाल तो कवक को भोजन प्रदान करता है और बदले में कवक यानी कि फंगस क्या करता है? शैवाल को रहने के लिए जगह देता है, उसकी रक्षा यानी कि प्रोटेक्शन करता है तथा उसे खनिज लवण देता है शैवाल को। तो ये भाईचारे का सहचार्य जो जीवन जी रहे, इसका एक उत्तम उदाहरण है लाइकेन। तो इस लाइकेन से ही लिटमस पेपर प्राप्त किए जाते हैं। और लाइकेन और क्या उपयोग है? ये लाइकेन आमतौर पर दुनिया में प्रत्येक जगह पाए जाते हैं। आपने देखा भी होगा बरसात के दिनों में कुछ सुई की नोक जैसी हरी हरी सी घास उग जाती है, लेकिन वो घास नहीं होती, वो लाइकेन होते हैं। बहुत ही बारीक बारीक सी होती है तो वे लाइकेन होते हैं। आमतौर पर ये जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर या फिर बर्फ पर भी उगते हैं। हरे प्रत्येक जगह, चट्टानों पर, दुनिया में प्रत्येक जगह, समुद्र सब जगह उगते हैं ये लाइकेन। यदि कहीं पर या किसी जगह पर वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा है तो वहां पर लाइकेन नष्ट हो जाएंगे, वहां पर लाइकेन नष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लाइकेन कार्बन डाइऑक्साइड तथा भारी तत्वों को अवशोषण कर लेते हैं। अवशोषण करके लाइकेन वहां से नष्ट हो जाते हैं, यानी कि इन्हें वायु प्रदूषण का संकेतक यानी कि इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन भी कहा जाता है लाइकेन को। तो लाइकेन से लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है जिससे किसी भी पदार्थ या विलयन की अम्लीयता तथा क्षारीयता ज्ञात की जाती है। कैसे ज्ञात की जाती है? आओ देखें।
लिटमस पेपर, लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस पेपर एक प्राकृतिक इंडिकेटर है, प्राकृतिक संकेतक है किसी भी पदार्थ को जांचने के लिए, मापने के लिए कि संबंधित पदार्थ या विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है। तो लिटमस पेपर का जो वैसे तो रंग बैंगनी होता है, पर्पल कलर, बैंगनी, बैंगनी कलर का यानी कि पर्पल कलर का होता है। बैंगनी रंग इसमें उदासीन, उदासीन यानी कि न्यूट्रल प्रकृति होती है बैंगनी रंग की इसमें, यानी कि बैंगनी कलर पर ये ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, यानी कि न्यूट्रल कंडीशन पर ये ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। लिटमस पेपर आमतौर पर लाल कलर का भी होता है और नीले कलर का भी होता है। आमतौर पर यही दो इसमें कलर होते हैं, यानी कि लाल रंग का और नीले रंग का। अब देखते हैं कैसे अम्लीय होता है। अम्लीयता की कंडीशन, अम्लीयता की कंडीशन क्या है? यदि नीला लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर, यदि नीले लिटमस पेपर पर किसी विलयन की कुछ बूंदें डाल दी जाए और वो विलयन लाल कलर का हो जाए तो अम्लीय है। नीला लिटमस पेपर यदि लाल रंग का हो जाए तो विलयन कैसा है या पदार्थ कैसा है? विलयन अम्लीय है, एसिडिक है। अब क्षारीय की कंडीशन क्या है? यदि लाल लिटमस पेपर पर या लाल लिटमस सॉल्यूशन विलयन पर, लाल लिटमस पेपर पर यदि विलयन की कुछ बूंदें डाल दी जाए और विलयन का रंग नीला हो जाए तो विलयन या पदार्थ कैसा है? क्षारीय है। पेपर पर यदि विलयन की कुछ बूंदें डाल दी जाए और विलयन का रंग नीला हो जाए, नीला रंग का हो जाए तो विलयन कैसा होगा या पदार्थ कैसा होगा? क्षारीय होगा। और उदासीन के लिए तो है पर्पल कलर, बैंगनी रंग। तो इस प्रकार लिटमस पेपर से तथा मिथाइल ऑरेंज से किसी भी पदार्थ या विलयन की अम्लीयता तथा क्षारीयता ज्ञात की जाती है। लेकिन ये किसी पदार्थ या किसी विलयन की अम्लीयता तथा क्षारीयता तो का तो मापन कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते कि उसमें हाइड्रोजन की संख्या या उसकी सांद्रता कैसी है, उसमें हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी है। ये तो ज्ञात कर सकते कि संबंधित विलयन अम्लीय या क्षारीय है, लेकिन ये नहीं बता सकते कि कोई भी अम्ल कितना प्रबल है, कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना वीक एसिड है, या कितना स्ट्रॉन्ग बेस है या कितना वीक बेस है। यानी कि ये तो ज्ञात कर सकते हैं कि संबंधित विलयन अम्लीय या क्षारीय है, लेकिन ये ज्ञात नहीं कर सकते कि कोई विलयन कितना प्रबल अम्ल है, यानी कि स्ट्रॉन्ग अम्ल है या दुर्बल क्षार है, दुर्बल अम्ल है या फिर प्रबल क्षार है या दुर्बल क्षार है। इसका ज्ञात ये संकेतक नहीं कर सकते। इनको ज्ञात करने के लिए एक स्केल का प्रयोग किया जाता है, एक पैमाने का प्रयोग किया जाता है जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। पीएच स्केल, पीएच मापन कहा जाता है। दोस्तों, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री में लेकर चल रहा हूँ,
ऐसे मेरे कोई से भी शब्द नहीं है, कोई सी भी लाइन नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछी गई हो। अनेकों एग्जाम में आए रखे मिले हैं ऐसे सवाल जो मैं पढ़ा रहा हूं। मेरा पढ़ाया अनेक स्रोतों से लिया ग्रहण किया गया ये जानकारी है, जिसमें अनेकों राइटर्स की किताबें हैं, इंटरनेट है। जब मैंने ये डेटा उठाया है, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो पीएच स्केल क्या होता है? इस पीएच स्केल से पूर्ण रूप से ज्ञात किया जाता है कि कोई भी विलयन अम्लीय या क्षारीय है। और जानते हैं पीएच स्केल यानी कि पीएच पैमाना क्या होता है? पीएच पैमाना यानी कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, इससे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ज्ञात की जाती है पीएच स्केल से। तो पीएच स्केल के बारे में पहले साधारण जानकारी। पीएच स्केल की खोज लॉरेंस या लॉरेंसन नामक वैज्ञानिक ने की थी, जबकि पीएच स्केल को परिभाषित सोरमन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो पीएच स्केल की तो खोज लॉरेंसन नामक वैज्ञानिक ने की थी, लेकिन इसे परिभाषित सोरमन वैज्ञानिक ने किया था। पीएच स्केल क्या मतलब किस लेवल पर काम करता है? इसमें जीरो या किसी भी विलयन का या किसी भी विलयन की संख्यात्मक जो मान होता है, जो उसकी जो वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसे ज्ञात करता है। संख्यात्मक मान या संख्या पीएच स्केल से ज्ञात की जाती है। इसमें 0 से लेकर 7 से लेकर 14 तक संकेतक होते हैं। यानी कि इस पैमाने पर 0 से लेकर 7, फिर 7 से लेकर 14 तक अंक होते हैं या संख्या होती है। इसमें पीएच पैमाने पर पीएच यानी कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन तथा पीओएच परसेंटेज ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, यानी कि ये तो ज्ञात करता है कि कोई अम्लीय है, कितना प्रबल अम्लीय है या कितना दुर्बल अम्लीय है। पीओएच आयन यानी कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, कितना प्रबल क्षार है या दुर्बल क्षार है, ये ज्ञात करता है। इनका योग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन तथा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन का योग 14 होता है। इनका योग 14 होता है, यानी कि ये पैमाना 0 से लेकर 14 तक वर्क करता है। तो अब देखते हैं कोई भी विलयन या कोई भी पदार्थ कैसे क्षारीय होता है तथा कैसे अम्लीय होता है। पीएच स्केल इसमें 0 से लेकर 7 तक तथा 7 से लेकर 14 तक इसमें अंक होते हैं। इस पैमाने पर, इस स्केल पर, पीएच स्केल पर 0 से लेकर 7 तक अम्लीय होता है। कोई भी पदार्थ अम्लीय होता है। 7 पर आकर वो उदासीन यानी कि न्यूट्रल, उदासीन होता है। और 7 से लेकर 14 तक कोई भी पदार्थ या विलयन क्षारीय होता है। अब इसमें सबसे पहले जानेंगे 0 से लेकर 7 तक। 0 से लेकर 7 तक जब कोई भी पदार्थ या कोई भी विलयन अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। इसमें भी जो 0 से लेकर 3.5 तक या 0 से लेकर 3.5 तक जो होते हैं वे प्रबल अम्ल स्ट्रोंग एसिड होते हैं। और 3.5 से लेकर 7 तक दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड होते हैं। ये तो हो गए अम्लीय।
मतलब 7 से जैसे जैसे आप इधर आओगे 0 की तरफ उतना ही विलयन बहुत ज़्यादा अम्लीय होगा। और 7 से लेकर जैसे आप 14 की तरफ बढ़ेंगे तो जो भी विलयन होगा वो उतना ही ज़्यादा क्षारीय होगा। यानी कि 7 से लेकर 10.5 तक क्या होगा, दुर्बल, यानी कि वीक क्षार, यानी कि वीक बेस। और 10.5 से लेकर 14 तक स्ट्रोंग बेसिस, यानी कि उतना ही प्रबल क्षार होता है। तो सबसे पहले जानते हैं अम्लीय के बारे में। इसमें भी 0 से लेकर 3.5 के बीच में, 0 से लेकर 3.5 के बीच, 3.5 के बीच में जो स्ट्रोंग एसिड होते हैं, यानी कि प्रबल अम्ल होते हैं। प्रबल अम्ल में होते हैं जिनकी क्रिया एकदम तेजी से होती है। यानी कि आपने देखा भी होगा तेजाब, यानी कि H2SO4 जब किसी भी आदमी के संपर्क में आ जाता है या कपड़े के संपर्क में आ जाता है तो H2SO4 यानी कि तेजाब उस जगह को जला देता है। जैसे आमतौर पर घटनाएं देखी जाती है औरतों के ऊपर एसिड अटैक। तो एसिड अटैक जो तीव्र होता है, यानी कि जो स्ट्रोंग एसिड होता है वे H2SO4, और जैसे HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, ये भी स्ट्रोंग एसिड हो गया। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी स्ट्रोंग एसिड हो गया। जानते हैं 0 से 3.5 के बीच में जो स्ट्रोंग एसिड होते हैं वे कैसे होते हैं, प्रबल अम्ल। 0 से 3.5 के बीच में जो प्रबल अम्ल होते हैं, स्ट्रोंग एसिड कैसे होते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका pH मान, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। यानी कि ये उतना ही ज्यादा क्रिया करता है, यानी कि इसका उतना ही स्ट्रोंग अम्ल है। आपने देखा होगा जब स्टोमक में, देखा क्या पढ़ा होगा, देखा तो होगा नहीं, पेट की जो समस्या है वो बाहर से दिखाई नहीं देती। तो HCl होता है जो स्टोमक में, यानी कि पेट में एक ग्रंथि होती है जठर रस, गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस से HCl का स्त्रावण होता है, या HCl निकलता है खाना खाने के बाद। जब मनुष्य खाना खा लेता है उसके बाद HCl निकलता है, यानी कि गैस्ट्रिक जूस के रूप में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। यह HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, जो भोजन खाया गया उसमें जो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया गए उन्हें मार देता है। उन्हें मारने का कौन करता है काम, HCl करता है। और जो भोजन में छोटी मोटी हड्डियां खाई उन्हें भी गलाने का काम करता है ये जठर रस में HCl। और भोजन को पचाता है, यानी कि भोजन को सड़ने से बचाता है, HCl। तो इतना तीव्र अम्लीय है HCl, जो इतने सब काम करता है, यानी कि इतने स्ट्रोंग बेस पे तभी इसका। और ये जो जठर रस में जो HCl होता है ये 1 से 1.5 के बीच में, 1 से 1.5 के बीच में वर्क करता है, काम करता है जठर रस के अंदर। यानी कि इसका pH मान 1 से लेकर 1.5 के बीच में होता है। H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे तेजाब कहते हैं,
इसका पीएच मान 1 होता है, यानी कि इतना ही स्ट्रोंग एसिड है ये। अगर किसी के संपर्क में आ जाए तो उसे जला देता है, चमड़ी को जला देता है, इतना स्ट्रोंग होता है। यानी कि जैसे जैसे आप 3.5 से 0 की तरफ आ रहे हैं उतने ही ज़्यादा स्ट्रोंग एसिड है। जैसे नाइट्रिक अम्ल हो गया, वो भी एक स्ट्रोंग एसिड है। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो प्रबल अम्ल होते हैं यदि 3.5 से 0 की तरफ आ रहे हैं ये, तो ये उतने ही प्रबल अम्ल होते हैं। तो अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण तो ये भी है, लेकिन जो अक्सर एग्जाम में आते हैं वे 0 से लेकर, पहले तो हम 3.5 के बीच में ही पढ़ेंगे। नींबू का पीएच मान, नींबू के रस का पीएच मान या नींबू का पीएच मान 2.2 से लेकर 2.4 के बीच में होता है। नींबू का पीएच मान 2.2 से लेकर 2.4 तक होता है। किसी और स्रोत से इसका पीएच मान 2.4 भी होता है। किसका? लेमन जूस का। यानी कि इतना स्ट्रोंग एसिड है। और जैसे सिरका हो गया, सिरके का पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान 2.4 से 3.4 के बीच में होता है। यानी कि अलग स्रोत में सिरके का पीएच मान 4 भी होता है। ये सब पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में कि सिरके का पीएच मान कितना होता है, नींबू का पीएच मान कितना होता है। शराब यानी कि वाइन, पीएच मान कितना होता है? 3.5 होता है। बियर का कितना होता है पीएच मान? 4.5 से 5.5 के बीच में होता है। यानी कि बियर का पीएच मान 4.5 से 5.5 के बीच में होता है, या 5 भी होता है। इसी प्रकार दूध का पीएच मान 6.4 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। ये पीएच मान 6.4 से 6.6 के बीच में भी काम करता है दूध का पीएच मान। वैसे 6.4 ही रखा मिलेगा जब भी आपको मिलेगा। उसी प्रकार मूत्र यानी कि यूरिन, ह्यूमन यूरिन का पीएच मान 6 होता है। मूत्र का 6 हो गया, लार का 6.5 हो गया। यानी कि लार 6.5 से 7.5 के बीच में काम करती है। यानी कि खाना खाने से पहले लार का पीएच मान कितना है तथा खाना खाने के बाद लार का पीएच मान कितना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पीएच मान जो अम्लीय हैं। अब देखते हैं नॉर्मल रेन, यानी कि जो आमतौर पर बरसात होती है उसका पीएच मान 5.6 से लेकर 6 के बीच में होता है। यानी कि जो आमतौर पर बारिश होती है उसका पीएच मान 5.6 से लेकर 6 होता है। लेकिन यदि यह पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो वर्षा अम्लीय कही जाएगी। तो वर्षा कैसी कही जाएगी? अम्लीय, यानी कि एसिडिक रेन, अम्लीय बरसात कही जाएगी, अम्लीय वर्षा या अम्लीय वर्षा कही जाएगी। क्यों? क्योंकि जब अलग अलग स्रोतों से, पृथ्वी से जब कालिक, राख, फैक्ट्रियों से, अलग अलग जगह से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ज्वालामुखी से सल्फर के यौगिक, बहुत सारी अन्य धूल मिट्टी के कण जाते हैं। जब एक बादल का निर्माण करते हैं तो
उसके द्वारा जो पृथ्वी पर आती है जिसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है उसे अम्लीय कहा जाता है। यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब जल से क्रिया करके H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल तथा HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, तो ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल ये बारिश के रूप में जब पृथ्वी पर आते हैं तो वर्षा को अम्लीय कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? वर्षा को अम्लीय कहा जाता है। अब जहां पर ये अम्लीय वर्षा होती है वहां पर तालाब या पोखर उनकी सांद्रता इस अम्लीय वर्षा के होने के कारण कम हो जाती है, जिसके कारण उस तालाब में जलीय जीवन को खतरा हो जाता है तथा वह पानी भी पीने लायक नहीं रहता। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का उस तालाब में छिड़काव किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का उस तालाब में छिड़काव किया जाता है जिससे वहां की अम्लता खत्म हो जाती है तथा जलीय जीवन को रहने के लिए समय मिलता है, यानी कि वे जीवित रह जाते हैं। तो ये होती है नॉर्मल रेन। इसी प्रकार 7 पर यानी कि पीएच मान 7 पर उदासीन होता है। उदासीन यानी कि न्यूट्रल, यानी कि 7 पर ना तो वो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है। जैसे प्योर वाटर आशुद्ध जल, आशुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। क्यों? क्योंकि प्योर वाटर में कोई आयन ही नहीं होते। इसमें यौगिक तो हो सकते हैं लेकिन आयन नहीं होते। क्यों? इसी कारण इसका पीएच मान 7 होता है। इसलिए क्या होता है? न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है। अब जानते हैं क्षारीय। क्षारीय का मापन कैसे किया जाता है? 7 से लेकर 14 तक, 7 से लेकर 14 तक क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। जैसे जैसे 14 की तरफ बढ़ेंगे उतने ही क्षारीय होता है, यानी कि कोई भी विलयन उतना ही क्षारीय होगा। तो 7 से 10.5 के बीच में क्या होगा? दुर्बल, दुर्बल क्षार यानी कि वीक क्षार, तथा 10.5 से लेकर 14 तक क्या होगा? प्रबल क्षार यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे टूथपेस्ट हो गया, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है? 8 होता है। मानव के रक्त का, ब्लड, ह्यूमन ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। हमारा शरीर ह्यूमन बॉडी, हमारा शरीर ह्यूमन बॉडी 7 से लेकर 7.4 के बीच में या 7 से लेकर 7.8 के बीच में वर्क करता है। ये सवाल काफ़ी बार पूछा भी गया है कि हमारा शरीर किस पीएच स्केल में वर्क करता है। तो 7 से लेकर 7.4 या 7.8 के स्केल पर काम करता है। तो जैसे ब्लड का हो गया 7.4 हो गया, तो ये क्या हो गया? एक दुर्बल क्षार है। टूथपेस्ट 8 हो गया, दुर्बल क्षार है। इसी प्रकार बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जिसे खाने का सोडा कहा जाता है, इसका पीएच स्केल, पीएच मान 9 होता है। अगला सोडा लाइम, सोडा लाइम या धावन सोडा,
धावन सोडा NaOH, इसका pH मान 14 होता है। इसका pH मान कितना होता है? 14 होता है। यानी कि NaOH सोडा लाइम क्या करता है? कास्टिक सोडा, सॉरी कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा यानी कि सोडा लाइम NaOH, इसका pH मान 14 होता है। यह इतना प्रबल यानी कि स्ट्रोंग क्षार होता है, इसके संपर्क में आते ही शरीर पर फफोले तथा संबंधित कपड़े को भी ये जला देता है। कास्टिक सोडा इतना स्ट्रोंग होता है। तो दोस्तों इस क्लास में आपको इतना ही पढ़ा जाएगा। अगली क्लास में आपको अम्ल तथा क्षार पढ़ाए जाएंगे। अम्ल तथा क्षार कई बार अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं। जैसे नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड में क्या पाया जाता है, सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है, ये सब आपको अगली क्लास में पढ़ने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारी क्लास को या हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद।